आपने कभी नहीं सोचा होगा कि दुनिया में कई ऐसे बॉर्डर्स हैं जिन्हें एक बार देखना तो बनता है और वे बेहद रोचक भी होते हैं। और सोचेंगे भी क्यों? क्योंकि आखिरकार वे हैं तो पुरानी पॉलिटिक्स द्वारा बनाई गई जियोग्राफिक बाउंड्रीज ही। क्यों, सही कहा ना मैंने? हो सकता है कि मैं बहुत हद तक सही हूँ, लेकिन दुनिया में कई ऐसे बॉर्डर हैं जिनकी अलग ही विशेषताएं हैं। तो आइए आज हम कुछ ऐसे ही बॉर्डर्स पर नजर डालते हैं जिन्हें हमें मरने से पहले एक बार जरूर देखना चाहिए। नंबर 10, डर्बी लाइन, वर्मोंट। ये छोटा सा गांव डर्बी लाइन में स्थित है जो कि ऑरलियंस काउंटी के वर्मोंट में है। देखने में ये आपको किसी छोटे शहर के समुदाय के जैसा लग सकता है। इसके पास खुद की दुकानें, बस रूट्स और लोग भी हैं जो अपने रोज के काम में लगे रहते हैं। सुनने में सब कुछ नॉर्मल है ना? लेकिन इस छोटे से शहर की जिंदगी और भी ज्यादा रोचक है जितनी कि आप सोच रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली यहाँ के लोग दो अलग अलग देशों में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल कैसे है? तो असल में ये जो डर्बी लाइन है ना, वो कनाडा और द यूनाइटेड स्टेट्स को अलग करती है, क्योंकि ये बॉर्डर इन दोनों देशों के बीच में आती है। अच्छी बात है ना? लेकिन असल में ऐसा नहीं है और इससे जुड़ी कई समस्याएं हैं जो इस शहर के सामने आती हैं। यहाँ पर जो बॉर्डर कंट्रोलिंग सिस्टम है वो बेहद स्ट्रिक्ट है। यही नहीं, यहाँ रहने वाले लोगों को हर समय अपना पासपोर्ट साथ में लेकर चलना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि कैसे यहाँ के लोग एक एक सड़क को पार भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे अलग अलग देश में पहुँच जाएंगे। ये शहर अपनी हस्केल फ्री लाइब्रेरी और ओपेरा हाउसेस के लिए मशहूर है और इसका आधा हिस्सा कनाडा और आधा हिस्सा यूएस में है। ये एकमात्र ऐसी लाइब्रेरी है जो दो देशों को सेवाएं देती है। और अगर आप यहाँ के ओपेरा हाउस में हैं तो आप बैठे अमेरिका में, लेकिन जो परफॉर्मेंस स्टेज पर चल रही है वो कनाडा में हो रही है। हालांकि इस बिल्डिंग को हम बॉर्डर्स क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ के लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी अपनी कंट्री में ही एग्जिस्ट करें, वरना इसके लिए उन्हें भारी भरकम हर्जाना भरना पड़ सकता है। नंबर 9, नॉर्थ वेस्ट एंगल। डर्बी लाइन के लोग एक ही समय पर दो अलग अलग देशों में रह सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपका अपना शहर एक्सीडेंटली एक ही देश में पड़ता हो? जी हाँ, ऐसा ही कुछ नॉर्थ वेस्ट एंगल के साथ हुआ है। मिनेसोटा का ये 130 स्क्वायर माइल का ये एरिया टेक्निकली कैनेडियन टेरिटरी के बीचों बीच स्थित है। ये परिस्थिति 1787 में सामने आई, जब पेरिस की संधि ये तय कर रही थी कि कौन सी ब्रिटिश टेरिटरीज अमेरिका को दी जाएंगी। लेकिन यहाँ जिस मैप का इस्तेमाल किया गया वो मिसिसिपी नदी के वैध स्रोत के बारे में सटीक जानकारी नहीं देता था, जिसके कारण हुआ ये कि मिनेसोटा का बेचारा नॉर्थ वेस्ट एंगल कनाडा को दे दिया गया। वैसे तो ज्यादातर लोग अपनी चाबी खो देते हैं, लेकिन यहाँ एक पूरे के पूरे शहर को ही लोगों ने भुला दिया। यहाँ पर एक दुकान है जिम्स कॉर्नर नाम की, जो इस शहर की ऑफिशियल बॉर्डर को कंट्रोल कर रही है और यहाँ रह रहे लोगों को एक वीडियो फोन का इस्तेमाल करके मुख्य भूमि कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका के कस्टम एजेंट से कांटेक्ट करना पड़ता है। ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस ओर जा रहे हैं। ये काफी नहीं था, यहाँ के बच्चों को रोज 3 घंटे ट्रेवल करना पड़ता है, जहाँ उन्हें दिन में 4 बार बॉर्डर कंट्रोल से होकर गुजरना पड़ता है। नंबर 8, बार्ले नासाउ और बार्ले हर्टोग। ये अजीबोगरीब भू राजनीतिक विसंगति नीदरलैंड की एक ऑफिशियल म्युनिसिपैलिटी बैरी नासू और बेल्जियम के ऑफिशियल म्युनिसिपैलिटी बैरेल हार्टोग में देखने को मिलते हैं। कुछ केसेस में तो ऐसा हो सकता है कि आप सोएं एक देश में और नाश्ता दूसरे देश में बनाएं। रुकिए, मैं आपको समझा देता हूँ। ये मध्य युग की बात है, जब जमीन के टुकड़े को लोकल एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज डिवाइड किया गया। लेकिन जब बेल्जियम ने खुद को 1831 में नेदरलैंड से स्वतंत्र घोषित कर दिया, तब ये दोनों ही देश बुरी तरह से कंफ्यूज हो गए कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है। 1995 तक यहाँ पर ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर तय नहीं हुए थे और ये गड़बड़ इसीलिए हुई क्योंकि बार्ले नासाउ लगभग बार्ले हार्टोग के 30 जगहों के हिस्से से घिरा हुआ है। इसलिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर का निर्माण किया गया और इसे हम रशियन डॉल की तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, जहां एक गुड़िया के अंदर देश का एक भाग तो दूसरी के अंदर दूसरे देश का भाग है। और यहाँ की व्हाइट मार्किंग इस बात का संकेत करती है कि आप देश के किस हिस्से में हैं। यही है, ये दुकानों, घरों और सड़कों को भी दो देशों के बीच विभाजित करती है। हालांकि यहाँ के नागरिकों के पास दोनों ही देशों की सिटीजनशिप है। वहीं कुछ ने तो अपने घर शिफ्ट कर लिए हैं ताकि उन्हें आर्थिक फायदा हो सके, ताकि वे इस मेज जैसी बॉर्डर के किसी एक हिस्से में स्थित हों। नंबर 7, पेनोन डे वेलेज डे ला गोमेरा। वाह, अब इसे लगातार 5 बार बोलने की कोशिश कीजिए। पेनोन डे वेलेज डे ला गोमेरा एक छोटा सा आइलैंड है जो कि मेडिटेरेनियन सी के पश्चिम भाग में स्थित है और ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का सबसे छोटा बॉर्डर स्थित है, जो 90 गज में फैला हुआ है। भूमि का ये छोटा सा टुकड़ा स्पेन को मोरक्को के तट से अलग करता है। यहाँ पर आपको पत्थर के किले देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हेलीकॉप्टर की मदद लेनी होगी, जो हमेशा ही स्पेनिश फोर्सेस की नजरों में रहते हैं। हालांकि स्पेनियर्ड्स इन किलों की जमकर सुरक्षा करते हैं
हैं और उन सभी को वार्निंग देते हैं जो भी उनके नेशनल फ्लैग को छूने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात जो मुझे अजीब लगती है वो ये है कि यहाँ के बॉर्डर को मार्क करने के लिए एक स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 6, सियाचिन ग्लेशियर। कई इंटरनेशनल बॉर्डर्स जमीन पर आते हैं या फिर समुद्र पर, लेकिन सच तो ये है कि एक बॉर्डर को कहाँ होना चाहिए इसके लिए नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं। ये बॉर्डर एक 20,000 फीट ऊंचे बर्फीले ग्लेशियर पर स्थित है जो दुनिया में दूसरे स्थान पर है। लेकिन इससे और भी कई कॉम्प्लिकेशंस जुड़े हुए हैं क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करता है और हमेशा ही विवादों का स्रोत बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों देश अपने बॉर्डर को कई साल पहले डिवाइड कर रहे थे तब दोनों ही देशों ने तय किया था कि उनके बीच की ऑफिशियल लाइन कहीं न कहीं सियाचिन ग्लेशियर में होगी। लेकिन दोनों ही कंट्री ने उस वक्त इसे फिजिकली मार्क नहीं किया और इसे वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान ने 1984 में सेना को तैनात किया और इसी जगह पर अपना दावा किया, जिस पर भारत ने तुरंत ही 300 लोगों की टोली भेजकर पलटवार किया और इसी बात ने दोनों देशों के बीच जंग छेड़ दी। आखिरकार ये ग्लेशियर है किसका? सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ पर 10,000 भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया था। यही नहीं, यहाँ दोनों ही देशों के कितने ही जवानों ने जान गंवाई है, महज एक ऐसी जगह के लिए जहाँ बर्फ छोड़कर कुछ भी नहीं है। नंबर 5, बीर तिवाल। अभी तक तो हमने कई ऐसे उदाहरण देखे जहाँ दो देश एक दूसरे से बॉर्डर को लेकर विवाद करते रहते हैं, लेकिन सोचिए तब क्या होगा अगर दोनों में से एक भी देश को जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए होगा। जी हाँ, असल में ऐसा भी एक उदाहरण हमारे पास है जिसका नाम है बीर तिवाल, जो एक 800 स्क्वायर माइल लंबा रेगिस्तान का टुकड़ा है जो इजिप्ट और सूडान के बीच में आता है। ये जगह तब बनी थी जब 1902 में इजिप्ट और सूडान के बीच के बॉर्डर्स को दोबारा से यूनाइटेड किंगडम द्वारा ड्रॉ किया गया था और तभी वो इस बीर तिवाल को मेंशन करना भूल गए क्योंकि इजिप्ट और सूडान दोनों ही बॉर्डर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इस रेत से भरी जगह को यूं ही छोड़ दिया गया। जहां इजिप्ट का कहना है कि ये सूडान का है तो सूडान का कहना है कि ये इजिप्ट का है। सच कहूं तो बीर तिवाल की हालत उस बच्ची की तरह हो गई है जिसे स्पोर्ट्स डे के दिन सबसे आखिरी में चुना गया था, या फिर उस भाई बहन की तरह जिसे बाहर ले जाने के लिए आपके पेरेंट्स आपको घूस देते हैं। इससे जुड़ी सबसे अजीब बात यह है कि इस लावारिस जगह पर कुछ लोगों ने अपना दावा किया है, जैसा कि इस बंदे ने किया है जिसने इस जगह पर 2014 में अपना दावा किया था और कहा कि वो अपनी बेटी को इसे तोहफे में दे रहा है, जिसके बाद उसने अपनी बच्ची को वहाँ की पहली राजकुमारी के तौर पर घोषित किया। नंबर 4, चाइना और फिलीपींस की समुद्री सीमा। अब हम आपको एक ऐसा बॉर्डर दिखाने जा रहे हैं जो ना तो शहर में है ना ही रेगिस्तान या फिर किसी आइलैंड पर, लेकिन खुद समुद्र में है। लेकिन और क्या बात है जो इस बॉर्डर को खास बनाती है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बॉर्डर के कारण चाइना और फिलीपींस के बीच नोकझोंक होती रहती है और अब तो इसे साउथ चाइना सी डिस्प्यूट का नाम दे दिया गया है। एक और जहां बीर तिवाल और सियाचिन ग्लेशियर ऐसी जमीन है जो किसी के काम नहीं आ सकती, लेकिन द मैरीटाइम बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, जहां हर साल तकरीबन 3.37 ट्रिलियन पैसे आते हैं। वहीं यहाँ पर गैस और ऑयल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों दोनों देश इस जगह को अपना बनाना चाहते हैं और खास करके समुद्र को। लेकिन इस दौड़ में सिर्फ चाइना और फिलीपींस शामिल नहीं है। वियतनाम, ताइवान, मलेशिया और ब्रुनेई का भी कहना है कि साउथ चाइना सी का कुछ हिस्सा उनका है। यहाँ के इतिहास और भूगोल को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन देशों के बीच का ये झगड़ा तो सुलझने से रहा और हर कोई अपने हिस्से की कड़क सुरक्षा कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि इनके बीच की अनबन जल्दी खत्म नहीं होने वाली। नंबर 3, क्वाड्री पॉइंट। अगर ये उदाहरण आपको ये समझाने के लिए काफी नहीं थे कि कैसे दो देशों के बीच के रिश्ते कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो आइए इनमें और दो देशों को मिला देते हैं और देखते हैं। जी हाँ, मैं अभी जिस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसे हम क्वाड्री पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो धरती पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ 4 अलग अलग जगहों की बॉर्डर एक जगह पर टच होती है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के उदाहरण हमारे आसपास कई हैं, लेकिन इनमें से जो ध्यान देने लायक हैं वो इन 4 नेशन के बीच एक क्वाड्री पॉइंट है। ये देश है बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जो जाम्बेजी नाम की नदी के जंक्शन पर एक दूसरे से मिलते हैं। दुर्भाग्यवश अब ये माना जाता है कि इस अजीब 4 वे स्प्लिट को 2 अलग अलग ट्राई पॉइंट्स में डिवाइड किया जा सकता था, जो कि 100 से 10 मीटर की दूरी पर हो सकते थे। जो भी हो, क्वाड्री पॉइंट बॉर्डर एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। दुनिया भर में कई राष्ट्रों और प्रांतीय क्षेत्रों के बीच इस तरह के क्वाड्री पॉइंट लोकेशंस हैं। नॉर्थ अमेरिका में इन जगहों को आमतौर पर 4 कॉर्नर्स के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर आप 4 अलग अलग राज्यों में एक ही समय पर हो सकते हैं, जैसे कि कोलोराडो, ओटा, न्यू मैक्सिको और एरिजोना।
नंबर 2, द डायमोड्स। भले ही बॉर्डर्स कितने ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, लेकिन इनका एक काम जो है वो है दुनिया के अलग अलग देशों को एक दूसरे से अलग करना और सभी जगहों की अपनी पहचान को बनाए रखना। लेकिन सोचिए तब क्या होगा अगर हम इन चीजों को एक कदम और आगे ले जाएं। एक ऐसा बॉर्डर जो जगह और वक्त को ही बदल दे। हो सकता है कि आपको सुनने में डॉक्टर हु की तरह लग रहा हो, लेकिन दुनिया में ऐसे कई बॉर्डर्स हैं जो कि ये काम करते हैं। इसमें से एक का नाम है द डायमंड आइलैंड, एक ऐसी जगह है जहां आप भविष्य देख सकते हैं। अच्छी बात है ना। बेरिंग स्ट्रेट पर स्थित ये आइलैंड साइबेरिया और अलास्का को अलग अलग करते हैं। इसका नाम है बिग डायमंड, जो कि ऑफिशियली रशिया का है और यहाँ पर कोई नहीं रहता, और लिटिल डायमंड जहाँ 146 लोग रहते हैं अमेरिकन पॉपुलेशन के। ये जगह अपने आप में ही विभाजित है और इनके बीच की दूरी है 2.4 माइल या फिर 3.9 किलोमीटर का समुद्री विभाजन। लेकिन ये आइलैंड असल में इंटरनेशनल डेडलाइन पर भी स्थित है, जो दुनिया को अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड करता है, और यही कारण है कि दोनों जगहों के बीच 21 घंटे का अंतर है। जिसका मतलब ये हुआ कि लिटिल डायमंड के लोग मान लीजिए कि सैटरडे की सुबह 9 बजे उठते हैं, फिर भी संडे की सुबह का 6 बजे का सूर्योदय बिग डायमंड पर देख सकते हैं। सच में ये बेहद कूल है। नंबर 1, कोरियाई डिमिलिटराइज्ड क्षेत्र। इस लिस्ट पर कई ऐसे अजीब इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं जहां आप जाना चाहेंगे। हो सकता है कि इनमें से बार्ले नसाउ, बार्ले हाटोग डिवाइड काटते हुए रेस्टोरेंट पर आप खाना भी खा सकते हैं, या फिर आप अमेरिका में हस्केल ओपेरा हाउस में हो रहे शो को देख सकते हैं और फिर तुरंत ही कनाडा की पड़ोसी लाइब्रेरी से किताबें भी बोरो कर सकते हैं। लेकिन ये अगला बॉर्डर एक ऐसी जगह पर है जहां आप जाकर सेल्फी लेना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको गिरफ्तार होना पड़ेगा। जी हाँ, मैं नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच के बॉर्डर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो दुनिया के खतरनाक बॉर्डर्स में से एक है और इसे कोरियन डिमिलिटराइज्ड जोन या DMZ के नाम से जाना जाता है। कोरियन पेनिसुला के बीच इस जगह पर इतनी ज्यादा मिलिट्री है और दोनों ही जगहों पर कैजुअलिटीज देखने को मिलती हैं। उत्तर कोरिया के पास DMZ के पास हजारों तोपखाने हैं, जो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हर मिनट 10,000 बार फायरिंग होती है, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पर कुछ किलोमीटर की रेंज में 60% तोपखाने भी स्थित हैं। इन दोनों देशों के बीच जो तनाव भरी बातें होती हैं, वे जॉइंट सेक्रेटरी एरिया यानी कि JSA, जो इस जोन के पश्चिमी छोर के पास होती हैं। यहाँ पर मीटिंग टेबल भी 2 भागों में विभाजित है, मतलब कि ऑफिसर्स भी बिना एक दूसरे के एरिया में गए हुए मीटिंग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको लड़ाई झगड़े के अलावा एक और चीज देखने को मिल सकती है। यहाँ पर रह रहे लोग लोकल एनिमल स्पीसीज को पलने बढ़ने देते हैं, और यहाँ इन दोनों ही देशों ने मिलकर पारस्परिक रूप से संरक्षित नेचर रिजर्व बनाया है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक खूबसूरत गुलाब फुटपाथ पर खिल रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी DMZ पर अपना लक आजमाना चाहते हैं तो आप एक गाइडेड टूर ले सकते हैं, जो आपको बच्चों के साथ फैमिली टिकट देता है। अगर आपको एक मौका दिया जाए तो आप इनमें से कौन से बॉर्डर को देखना चाहेंगे? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।